गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये रिशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र फ्लो चार्ट नोट्स की सीरीज में पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे थे, जिसका ये दूसरी क्लास है और अंतिम क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का कंप्लीट किया जा चुका है। अनुच्छेद 74(1) इसमें राष्ट्र कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(2) कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं कराई जा सकती। अनुच्छेद 75(1) कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 75(1) कहता है मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। और अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्रिपरिषद या मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(4) कहता है मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। मतलब अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंधी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रिपरिषद को कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही या किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK खशमुख चेट्टी थे। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज श्वेत पत्र कहलाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74(1) का जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में दी गई। अब पद और उनकी वरीयता क्रम देख लेते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति का पद सबसे पहले, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का, और उनके बाद ये क्रम है टोटल। केंद्र के कैबिनेट मंत्री ये लोकसभा अध्यक्ष से नीचे होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं भारत के रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत स्थित विदेशियों के असाधारण तथा पूर्णाधिकार राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये राज्यों के राज्यपाल राज्य से बाहर उनकी स्थिति की चर्चा कर रहा है, बता रहा है उसका क्रम, और राज्य के मुख्यमंत्री ये जो राज्य से बाहर इनकी क्या स्थिति होती है उसकी वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए पदानुक्रम में इनका 9वां स्थान आता है। आगे देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग, फिर राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, अच्छा देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति भी, और नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री, ये लगभग समान स्थिति में हैं। आगे देखते हैं 11वें नंबर पे आएंगे भारत के महान्यायवादी, इन्हीं के साथ कैबिनेट सचिव
और उपराज्यपाल, ये लगभग समान स्थिति में है। जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। अब देखते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। भारत का कैबिनेट मंत्री भारत का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। आगे देख लेते हैं, संसद। थोड़ा ब्लर है लेकिन काम चला लीजिए। संसद है, इसके अंग देख लेते हैं। तो इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा का यह उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं संसद का, ये भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक है। कार्य क्या है? तो केंद्रीय स्तर पर विधि निर्माण करना। आगे देख लेते हैं प्रथम बैठक लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिसको हम गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी और सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा अध्यक्ष स्थगनकर्ता होते हैं और साथ ही संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना या विघटन करने का कार्य यह राष्ट्रपति का होता है। आगे देखते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या। तो टोटल 550 सीटें, मतलब अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं, जिसमें से 530 सीटें राज्यों से और 20 सीटें संघ राज्य क्षेत्र से आएंगी, यूटीज से आएंगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि यूटीज के लिए कितनी सीटें हैं, तो 20 सीटें हैं अधिकतम। और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? तो कुल 543 सीटें अभी वर्तमान में हैं और जिसमें राज्यों से 524 सदस्य चुन के आते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों यूटीज से 19 सदस्य चुन के आते हैं। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रावधान को 104वें संविधान शोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 फरवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। तो जो SC, ST और आंग्ल भारतीय समुदाय से जो लोग आते थे, उनमें से अब आंग्ल भारतीय समुदाय इस आधार पे नहीं आ सकते कि उनका प्रतिनिधित्व संसद में कम है। ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में समाप्त कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। तो वैसे सारे अध्यक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें तो देख लें। हम यहाँ पे पहले, दूसरे और लास्ट के कर लेंगे। जीवी मावलंकर ये पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये 15, इनका कार्यकाल देख लें तो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा। फिर दूसरे देख लें तो एम अनंत सैनम आयंगर थे और ये 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक रहे। आगे देख लेते हैं, इनको आप देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे आप मीरा कुमार को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रथम महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका कार्यकाल। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। सुमित्रा महाजन को देख लीजिए, ये 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक रही। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं जो कि 19 जून 2019 से अब तक अध्यक्ष हैं। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह प्रथम अधिवेशन की लिए नियत तारीख से काउंट होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से ये काउंट होता है 5 वर्ष। आपातकाल में संसद की एक अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। तो आपातकाल में जो संसद की अवधि बढ़ाते हैं वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लोकसभा के एक सत्र को अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच में कितनी अंतर होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 माह से कम का अंतर चलेगा, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच में। लोकसभा एवं राज्यसभा में
कोरम जिसे हम गणपूर्ति भी कहते हैं वो कितनी होती है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग जो होता है वो कोरम कहलाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में। मत के बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ, लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 489 सीटों के लिए। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे। आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम आयु सीमा बड़े राज्यों के लिए 77 लाख और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख निर्धारित है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये पहले ही लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिसको हम गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा सचिवालय डायरेक्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम राज्यसभा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं और इनकी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और कुल सीटें इसमें 250 हैं और वर्तमान में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से 238 सीटें और राष्ट्रपति द्वारा 12 सीटें, मतलब राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 लोगों का चयन किया जाता है, जो है चुनाव के माध्यम से आते हैं, चुन के आते हैं और राष्ट्रपति द्वारा बाकी के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और जो ये मनोनयन होता है वो 4 क्षेत्रों में के आधार पर होता है। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं निर्वाचन क्या है, तो निर्वाचन राज्यसभा का प्रत्यक्ष विधि से होता है। तो अप्रत्यक्ष विधि में कई विधियां होती हैं, तो उस अप्रत्यक्ष विधि में एक विधि है जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधित्व पद्धति, मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है, गुप्त मतदान के माध्यम से। आगे देख लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक। विधेयक के प्रकार देखते हैं तो 4 प्रकार के विधेयक साधारणतः होते हैं। कौन कौन से, एक तो है साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त धन विधेयक और तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है विशेष विधेयक। अब हम देख लेते हैं वित्त विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है वित्त विधेयक 1 और एक होता है वित्त विधेयक 2। दूसरा देखते हैं संविधान विशेष विधेयक में कौन कौन से हैं, तो विशेष विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक होते हैं और ये 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो कि संघीय प्रकृति के होते हैं, मतलब ऐसे संशोधन जिससे संघीय व्यवस्था में परिवर्तन होने की जो है गुंजाइश हो, तो उसे हम संघीय फेडरल कहते हैं। उसमें राज्यों की सहमति बहुत ही आवश्यक होती है। एक होता है वो नॉन फेडरल, मतलब गैर संघीय प्रकृति के होते हैं। आगे देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 ये क्या कहता है, ये कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा शपथ के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। फिर से सुन लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। आगे देख लेते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है इसको, हालांकि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना आवश्यक। और
लोकसभा एक अस्थायी सदन है और जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और एक सेकेंड सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/10 या 55 सदस्य होती है, 55 मेंबर्स। और देखते हैं आर्टिकल 108 संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और ऐसा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 118(4) में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। आगे देखते हैं संसदीय समितियां। गठनकर्ता, नाम निर्देशित करता और प्रतिवेदन करता, ये सब अध्यक्ष या सभापति करते हैं। सब काम, ये सारे काम अध्यक्ष या सभापति करते हैं। अब देखते हैं सूचना का अधिकार 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट डेट 12 अक्टूबर 2005 है, जिस तिथि को ये लागू हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। संबंधित वाद देखते हैं, ये नमित शर्मा बनाम भारत संघ संबंधित हैं। इससे नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। स्वरूप क्या है इसका, तो यह एक विधिक अधिकार है। अब देखते हैं स्थायी समितियों के प्रकार देखते हैं। तो इसमें एक है स्थायी समिति। तो स्थायी समिति में देखते हैं कौन, इसकी प्रकृति क्या होती है, स्थायी होता है, गठन इसका प्रत्येक वर्ष किया जाता है और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगली है तदर्थ समिति। तो तदर्थ समिति देख लेते हैं। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, गठन इसका विशेष उद्देश्य किया जाता है और कार्यकाल इसका उद्देश्य के पूर्ण होने तक रहता है। तदर्थ समिति। अब अगला देखते हैं संसद की वित्तीय समितियां। तो वित्तीय समितियां, इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण। और समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो एकल समिति होती है और एक संयुक्त समिति होती है। एकल समिति में प्राक्कलन समिति, जिसकी सदस्य संख्या 3 होती है और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। अब दूसरी देखते हैं संयुक्त समिति। संयुक्त समिति में लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति मुख्य है। अब इसमें देखेंगे लोक लेखा समिति में, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य चुन के आते हैं। आगे देखते हैं सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें भी 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से चुन के आते हैं। आगे देखते हैं स्थायी संसदीय समितियों के प्रकार। तो ये कौन कौन सी होती हैं, इसमें होती हैं वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, सदन समिति एवं सेवा समिति और सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। आगे देखते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है और राष्ट्रपति द्वारा ये आहूत किया जाता है और अध्यक्षता इसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है और अब तक ये 3 बार बुलाई गई हैं। कब कब, 1961 में ये दहेज विरोधी निरोधक विधेयक पे और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के निरसन पर और फिर 2002 में इसको पोटा पर बुलाई गई थी। आगे देखते हैं संबंधित विधेयक। तो इस संयुक्त बैठक का प्रावधान
केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में किया जा सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद ये तो हो गया। आगे देखते हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक देखते हैं, अनुच्छेद 109 और 10 इस के अंतर्गत यह आता है। लोकसभा में पुनः स्थापित होता है। ये धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित होता है। निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। राज्यसभा रोक सकती है अधिक से अधिक 14 दिन के लिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। अब देखते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा होंगे। लोकसभा अधिकतम संख्या 550 हो सकती है और गठन उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है और साथ ही लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। आगे देखते हैं सीटों का आवंटन। ये राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। और राज्यों की संख्या, एक सेकेंड, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है इसका। आगे देखते हैं अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और नवनिर्वाचित लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य या प्रोटेम स्पीकर का कार्य आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। तो ध्यान रखिएगा प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और कार्य उसका क्या होता है, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। अनुच्छेद 103 क्या कहता है, यह कहता है कि लोकसभा का कोरम गणपूर्ति 1/10 होगा। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 याद रखिएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष और सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से 80 हैं। कितने हैं सर्वाधिक प्रतिनिधि? उत्तर प्रदेश से हैं और वो भी 80 हैं। अवधि देख लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा प्रथम अधिवेशन जिस दिन होता है या जिस तारीख से प्रथम अधिवेशन होता है उससे 5 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। और राष्ट्रपति को समय से पहले विघटित करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी विघटित कर सकता है। आपातकाल के बारे में देख लेते हैं। तो आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक इसकी बढ़ोतरी की जा सकती है। सदस्य बनने की अर्हता कम से कम 25 वर्ष होती है। आगे देखते हैं राज्यसभा से संबंधित कुछ तथ्य। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान वर्णित है और देखते हैं अनुच्छेद 80 में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। निर्वाचन देख ले तो निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 12 सदस्य ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं। स्थायी सदन है ये और इसका कभी विघटन नहीं हो सकता। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य तथ्य देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांत शक्ति है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है और संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 252। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास रहती हैं। धन विधेयक पुनर्स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को अनुच्छेद 105 में वर्णित किया गया है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना किसी सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिनों तक। संसद या विधानसभा का कोई सदस्य अगर बिना सूचित किए लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तब वह उसकी सदस्यता को समाप्त समझा जाता है। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसका वर्णन अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक है। संवैधानिक प्रावधान है और न्यायाधीशों की कुल संख्या प्रारंभ में 8 थी मुख्य न्यायाधीश समेत और वर्तमान में 34 है मुख्य न्यायाधीशों के समेत। उद्घाटन की तिथि क्या थी? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 और गठन की तिथि 26 जनवरी 1950। ये गठन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं। अब है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब से लागू है? तो खाद्य निवारण मिलावट अधिनियम 1 जून 1955 से लागू है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ तो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को। फिर से सुन लीजिए, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो 3 जनवरी 1990 से लागू हुआ। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की राय में वह कानून क्या ज्ञाता हो। आगे देखते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय पद त्याग देता है। ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग देता है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, तो त्याग पत्र अपना ये राष्ट्रपति को देता है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 125 कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। देखिए फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान है। 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार क्या होगा, ये 126 बताता है। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। 128 उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 128 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति संबंधित उपबंध। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, ये आर्टिकल 129 के तहत। 131 क्या कहता है? 131 उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 132 से 136 तक ये सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 132 से 136 ये सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार के वर्णन करता है। अनुच्छेद 141 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है। अनुच्छेद 141। 142 क्या कहता है? तो उच्चतम न्यायालयों की डिक्रियों, आदेश व फिर से देख लीजिए अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रगटीकरण आदि के बारे में यह आदेश देता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 143, ये राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143 143 याद रखिएगा 143 राष्ट्रपति सलाह लेता है उच्चतम न्यायालय से, ये बहुत बार पूछा जाता है। 143 चलिए अब देखते हैं कुछ
सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का हटाया जाना। आधार क्या होगा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का? कदाचार या असमर्थता। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 104 से अनुच्छेद 124 4 और अनुच्छेद 124 5 के अंतर्गत। प्रक्रिया इस संसद के प्रत्येक सदन में प्रारंभ की जा सकती है अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कितने? 2/3 बहुमत से। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान का रक्षक एवं अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि का शासन है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सख्त निहित है संसद में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जा सकता है संसद द्वारा अनुच्छेद 125 के तहत। किसके द्वारा? संसद द्वारा अनुच्छेद 125 के तहत। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी में भी वकालत में नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम के प्रमुख न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं 4। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं 4। अगला देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति उसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों के द्वारा गठित की गई केशवानंद भारतीवाद में। इसमें 13 न्यायाधीशों ने इस बात को सुना था। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है वह अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका पिटीशन दाखिल की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है और उच्च न्यायालय ने राष्ट्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया वर्ष 1993 में। जनहित याचिका की माता के नाम से कौन पुकारा जाता है? तो पुष्पा कपिला हिंगो रानी को। पुष्पा कपिला हिंगो रानी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में की जाती हैं। आगे देखते हैं, पीआईएल के जनक कौन है? पीएन भगवती। और ये जनक देश कौन सा है? जनक देश है यूएसए। भारत में शुरुआत 1979 में हुई थी। 1979 में इसकी जो है शुरुआत हुई। इसका पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे देख लेते हैं, विविध संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें वर्तमान में 98 संघ सूची में, 59 राज्य सूची में और 52 विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। राज्य सूची शुरू से देखिए, मतलब याद करने के लिए, रटने के लिए। संघ सूची 98, राज्य सूची 59 और समवर्ती सूची 52। 98 59 52, 98 59 52, ऐसे कर लीजिए। अब देखते हैं मूल रूप से कितनी थी? 97 थी, 66 थी और 47 थी। इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है 98 59 52। अब देखिए विविध अनुच्छेद 371 ये राष्ट्रपति महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। 371 क ये नागालैंड के संबंध में उपबंध करता है। 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है और 371 ग ये मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय। तो भारत में कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय हैं इसको आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। कुछ विशेष है नहीं इसमें, देख लीजिए, पूरा दिखा दिया है कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, इसका परिचय देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन के शीर्ष में स्थित है उच्च न्यायालय। प्रावधान क्या है? भाग 6 के अंतर्गत आता है और भाग 6 के अध्याय 5 के अंतर्गत ये सम्मिलित है। अनुच्छेद 214 से 231 तक ये आता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, अपवाद सहित, कुछ राज्यों में नहीं है लेकिन लगभग प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। प्रावधान
भारतीय संविधान में इसका प्रावधान भाग 6 में है और भाग 6 के अध्याय 6 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 233 से 237 तक इसका उल्लेख है। अब देखते हैं आगे उच्च न्यायालय विशेषता देखते हैं। यह एक अभिलेखीय न्यायालय है। साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पद धारण 62 वर्ष की आयु तक ये करते हैं। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कर सकते हैं। पदच्युत इनको राष्ट्रपति के आदेश से किया जा सकता है। देखते हैं भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि प्रावधान 266 अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति भारत की संचित निधि में व्यय की प्रक्रिया के नियम क्या है? तो संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालने का योग्य है। ठीक है, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाली जा सकती है। आगे देख लेते हैं। इसमें हो चुका है, इधर देखते हैं संचित निधि पर भारित व्यय। तो देख लेते हैं भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, देख लीजिए इसमें पेंशन नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता एवं अन्य व्यय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। देख लीजिए पेंशन किसका है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता और पेंशन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता और पेंशन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। ध्यान रखिए पेंशन, इस बात को अब जरूर, मैं पेंशन बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि आप ये देख सकें, ये ध्यान दे सकें कि किस पद के लिए पेंशन का उल्लेख संचित निधि में नहीं है। राज्य की कार्यपालिका देखते हैं इसको। परिचय देखें तो भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था ठीक केंद्र स्तर के तहत होती है, जैसे केंद्र स्तर पे है। राज्य कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक उल्लेखित है। अब देखते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल, एक सेकेंड, प्रावधान देखेंगे इसमें। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और पद त्याग वो राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा करता है। अर्हताएं क्या है? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और विशेष क्या है? राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। उपलब्धियां, वेतन तथा भत्ते देखते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है इसका, और कार्य मुख्य मंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। अंग देखते हैं, ये राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग है। साथ ही शक्ति देखें तो राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने एवं सत्रावसान तथा विघटित करने के अधिकार इसके पास होता है। आगे देखते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां। तो राज्य विधान परिषद के में कुल 1/6 राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को यह नामित करता है, और राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य, कितने? एक सदस्य को, जो कि अब वर्तमान में निष्प्रभावी हो गया, ये खत्म हो गया, तो इस प्रावधान को अब नहीं पढ़िए। पहले ये एक सदस्य को नियुक्त करता था, लेकिन अब 2019 में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए जो रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब एक भी सदस्य को ना तो लोकसभा में, ना तो राज्यसभा में, ना तो राज्यसभा में, और ना तो यहाँ पे करता है, और ना ही ये लोकसभा में, कहीं नहीं करता। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक स्वीकृत दे और स्वीकृति रोक। ये राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक हैं उनको स्वीकृति दे भी सकता है और रोक भी सकता है स्वीकृति। और विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित भी कर सकता है। साथ ही पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है यदि वह गैर धन विधेयक हो। विधानमंडल द्वारा पुनः भेजने जाने की स्वीकृति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है ये। साथ ही अध्यादेश भी जारी कर सकता है। और न्यायिक शक्तियां इसकी देखते हैं। इसके पास दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम और परिहार करने की शक्ति है। ध्यान रखिएगा, ये दंडादेश, निलंबन और परिहार तथा लघुकरण की शक्ति भी है इसके पास। ये सारी ये राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों के संबंध में कर सकता है। आगे देखते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। इसके
अन्य शक्तियों की तरह इसके पास विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं देख लेते हैं। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वो वापस कर सकता है। साथ ही लोकसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकता है और अल्पमत में पाए गए मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। साथ ही किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करने हेतु भी ये पुनः विवेक का अधिकार का अपने उपयोग करता है। आगे देखते हैं राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। तो राज्य विधानमंडल परिषद देखते हैं। ये संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक उल्लिखित है। किसने अनुच्छेद 168 से 212 तक अंग है। तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। अब विधानसभा देख लेते हैं। तो विधानसभा सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। कितनी? अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद सिक्किम और गोवा हैं। आगे देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष अधिकार एवं कार्य। ये लोकसभा अध्यक्ष के समान होता है। निर्णायक मत किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। और संपर्क संस्थापक ये सदन और तथा राज्यपाल के मध्य एक संचार का कार्य करता है। आगे देखते हैं सदस्यों के लिए अर्हता। तो ये भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आगे देखते हैं विधान परिषद, इसका उल्लेख देखते हैं। संसद विधि द्वारा सृजन या उपबंध कर सकता है यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प से इसे पारित कर दे। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना, ध्यान रखिएगा विधान परिषद आर्टिकल 169 के तहत है, लेकिन इसकी संरचना अनुच्छेद 171 में आता है। ठीक है, 169 में विधान परिषद का वर्णन है और इसकी संरचना 171 में। आगे देख लेते हैं स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य यथासंभव निकट निवृत्ति होते हैं। कितने? प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं। और पहली बार जब निवृत्ति हुई थी उस समय टॉस किया गया था। टॉस मतलब लकी ड्रॉ निकाला गया था। 1/3 सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग है और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो सकता। और सदस्यों का निर्वाचन 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 में है। 163 कहता है राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उसके राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन ये 12 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर से सुन लीजिए इसको। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, परंतु ये 12 से कम भी नहीं हो सकती। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देख लेते हैं किस राज्य में कितनी सीटें हैं। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, देख लीजिए। स्पॉटेड है टोटल राज्य, सारे राज्य तो आप लगभग पहचान ही रहे होंगे, कौन कर्नाटक है, कौन आंध्र प्रदेश, कौन सा क्या, तो देख लीजिएगा। चलिए अब शक्तियों का पृथक्करण देखते हैं। तो चलिए शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका ये विधियों पर निर्णय करने की शक्ति है इसके पास। और देखिए शक्ति ऐसे, पहले यहां से देखते हैं। शक्तियों का पृथक्करण 3 मेन रूप से मुख्य किया गया है। कैसे कैसे? एक सेकेंड। तो यह है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ये मुख्यतः इन तीनों में किया गया है।
और अब उसके बाद फिर इन तीन में फिर शक्तियों का पृथक्करण अंदर अंदर कैसे, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर कैसे किया गया है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम विधायिका में देखें तो इसमें पृथक्करण राज्यसभा और लोकसभा में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। ये सदस्य संख्या 250 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और अधिकतम यहां 550 सदस्य। और संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक इसका वर्णन है। विधि पर कानून या निर्माण या विधि या कानून निर्माण या प्रवर्तन करने की शक्ति इसके पास है। आगे देख लेते हैं। एक तो हो गया विधायिका पृथक्करण में पहला स्तंभ। दूसरा है कार्यपालिका, इसका उल्लेख 52 से 78 तक है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। वास्तविक नामिक शक्ति नाम मात्र का प्रमुख है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन किया जाता है इसका, और लोकसभा में बहुमत के दल का नेता होता है। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आते हैं। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए, अब तो ये हो गया कार्यपालिका और विधायिका। तो शक्तियों का पृथक्करण कार्यपालिका और विधायिका में हो गया। और उसके बाद अब न्यायपालिका को भी देख लेते हैं। तो तीनों में है सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या करता है, विधि या कानून के निर्णय को करता है। क्या विधि या कानून पर निर्णय की शक्ति इसके पास है। और इसमें भी 3 स्तर हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय। ध्यान रखिए ये एकीकृत न्यायालय हमारे यहाँ संरचना एकीकृत न्यायालय की है। और कार्यपालिका में देख लें तो ये विधि का या कानून का क्रियान्वयन करता है। देखिए कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है। एक कानून बना रहा है, दूसरा उस कानून की जांच कर रहा है कि कानून सही है या नहीं, और तीसरा फिर उस कानून को लागू कर रहा है। तीनों अलग अलग। आगे देखते हैं राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है। इसमें राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। और कार्यकाल इसका सामान्यतः 5 वर्ष, किंतु यह वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका हम लोग देख रहे थे, जिसमें राज्यपाल देख लिया। अब मुख्यमंत्री देखते हैं। राज्य का वास्तविक प्रमुख है ये, और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का ये नेता होता है। और इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के माध्यम से की गई है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है और विधानसभा में ये बहुमत बने रहने तक बना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 163 करता है। महाधिवक्ता ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और अनुच्छेद 65 में महाधिवक्ता का वर्णन है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है, साथ ही इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला है केंद्र राज्य संबंध। इसमें सबसे पहले देखेंगे केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आते हैं। तो इसमें हम विधायी से स्टार्ट करेंगे। तो विधायी संबंध में संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका उल्लेख है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को प्रदत्त की गई हैं। साथ ही केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति या विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 249 ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति का उल्लेख करता है। किसके? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 249 करता है। आगे देखते हैं प्रशासनिक शक्ति। और प्रशासनिक संबंध में क्या है? प्रशासनिक संबंध में संसद के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य संबंध के प्रशासनिक संबंध का वर्णन है। संघ राज्य द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण है।
अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को एक अंतर राज्य परिषद के गठन का शक्ति देता है। कौन अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को अंतर राज्यीय परिषद के गठन का शक्ति देता है। वित्तीय संबंध देखते हैं तो केंद्र राज्य संबंध में, वित्तीय संबंध में संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 281 तक इसका प्रावधान है। भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना इसके तहत की जाती है और राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना भी इसी के तहत होती है। साथ ही कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था भी इसी के तहत है और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है और उसका भी इसी के अंतर्गत आता है, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, सॉरी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है या वित्तीय संबंध बोल सकते हैं उसको। अब देखते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध में देख लेते हैं, संविधान के भाग 18 में इसका उपबंध है और आपात उपबंध 3 प्रकार के आपात होते हैं। कौन कौन से? एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 252, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 300, सॉरी मिस्टेक हो गया, 252 नहीं है, वो 352 है। देखिए ऐसे याद रखिए, 52, 56, 60, 352, 356 और 360, 4 साल का गैपिंग करके याद कर लीजिए। 52, 56, 60 तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 52 के तहत, 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत उल्लेखित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपात। उद्घोषणा की आधार क्या है? तो उद्घोषणा का आधार युद्ध तथा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह स्थिति उत्पन्न होने पर, उसका संकट सन्निकट होने पर, संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा यह किया जाता है। उद्घोषणा का अनुमोदन ये दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर होना चाहिए। उद्घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर होना चाहिए, मतलब 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन होना चाहिए। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन। उल्लेख इसका 356 में है, 52 था, 52, 4, 56, 356 में है। उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालन नहीं हो सकता। तो विशेष देख लेते हैं, राष्ट्रपति को राज्य सरकार द्वारा समस्त विधायी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो राज्य सरकार की समस्त विधायी शक्तियां राष्ट्रपति शासन लगने पर राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। अब देखते हैं संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियां का प्रयोग किया जाता है। उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर, ध्यान रखिएगा उसमें 1 माह है, इसमें 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है और दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह तक होती है। प्रत्येक 6 माह पर संसद द्वारा स्वीकृति अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए विस्तार किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक बढ़ा के हम 3 वर्ष तक इसको बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, 52, 56, 60। अब 360 में देखते हैं उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रपति की तुष्टि विधि का आधार है, जिसका उद्घोषणा का आधार है, या भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति पर खतरा। उद्घोषणा संसद स्वीकृति, उद्घोषणा पर संसद स्वीकृति देखते हैं, ये भी 2 माह तक होता है और सामान्य बहुमत से होता है। अब देखते हैं अवधि, आपात की अवधि अनिश्चित काल के लिए तब प्रभावी जब तक कि पश्चात उस उद्घोषणा के द्वारा इसको वापस न ले लिया जाए। प्रावधान क्या है? राज्य के सभी मामलों पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और भारत में आज तक ये कभी लागू नहीं हुआ है। आगे देखते हैं वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है और ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन भी किया जा सकता है। कार्य क्या है? संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का विवरण प्रस्तुत करना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व का में सहायता अनुदान की व्यवस्था है। देखते हैं राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए भी यह उपाय दे सकता है। साथ ही सुदृढ़ वित्त के हित में कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। आगे देखते हैं, अब है नीति आयोग, उससे पहले योजना आयोग। योजना आयोग देखते हैं
ये भूतपूर्व अब है नहीं, पहले था। तो परिचय इसका देखते हैं, ये संविधानेतर संस्था है और परामर्शदात्री संस्था है। थी, है नहीं, थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को ये लाई गई थी। पदेन अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता था और प्रथम अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। मुख्य कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति आयोग के तो अनगिनत कार्य हैं, सारे कार्य जो देखिए वही नीति आयोग करता है। सही तरह से तो आदमी समझ ही नहीं सकता कि नीति आयोग करता क्या क्या है। थिंक टैंक है, बस इतना ही समझ। चलिए, तो 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 जरूर याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पदेन अध्यक्ष इसके भारत के प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। और विशेष क्या है? सलाहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर यह आधारित है। और लोकपाल महत्वपूर्ण आयोग। ओम्बड्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था है और स्थापना 1809 में स्वीडन में स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में हुई थी। आगे देखते हैं, संविधान एवं लोकपाल। लोकपाल नाम वर्ष 1963 में एलएम संघवी द्वारा दिया गया। एक सेकेंड, लोकपाल नाम 1963 में एलएम संघवी द्वारा दिया गया था। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। ध्यान रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। कुल 8 स्थायी पैनल में 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। अब देखते हैं, सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना स्वीडन में हुई थी और भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकपाल नामक कानून व्यवस्था स्थापना की सिफारिश मोरारजी देसाई ने ही की थी। और ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, योग्यता रखता है लोकपाल के अध्यक्ष होने की। फिर से देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या फिर रहा हो पहले, और या फिर कहता है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा हो, तो वो क्या रखता है? लोकपाल अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। आगे देखते हैं, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें समान होंगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होती हैं। आगे देखते हैं, लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति। तो इसमें अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और सदस्य होते हैं लोकसभा सदस्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता। आगे देखते हैं, भारतीय संदर्भ में देखते हैं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बड्समैन के समकक्ष लोकपाल या लोकायुक्त की अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गई। ध्यान रखिएगा, लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था केंद्रीय स्तर पर गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है ये, और ये एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान करती है। संस्था का गठन मार्च 2019 में प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, 2019 में इनका गठन हुआ। अब महाराष्ट्र में देखते हैं, भारत का प्रथम राज्य लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में इसने किया था। भारत का पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में ही कर दी थी। ओडिशा देखें, लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य, लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य 1970 में इसने पारित किया था और ये प्रथम राज्य था लोकायुक्त से विधेयक पारित करने वाला, लोकायुक्त से संबंधित विधेयक, ओडिशा। ध्यान रखिए। बोहरा समिति
राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित है। राजमन्नार समिति भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश, फिर से सुन लीजिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार समिति ने किया था या राजमन्नार आयोग ने किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह गैर संवैधानिक निकाय है। गठन इसका 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति हेतु गठित समिति की संरचना देख लेते हैं इसमें। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति जो होती है उसकी संरचना क्या है उसकी समिति की, तो नियुक्ति संबंधित समिति की राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, ये इसकी नियुक्ति संबंधित समिति की संरचना में शामिल है। शक्तियां क्या है? मात्र सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, चिल्ला सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। चलिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठन 5 जनवरी 1966 को। अध्यक्ष मोरारजी देसाई हैं और भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था इसने। वर्ष 1967 में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन फिर से सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 में किया गया था। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के। ठीक है, और फिर 1967 में के हनुमंतिया इसके अध्यक्ष रहे। आगे देख लेते हैं। संविधान के प्रमुख भाग, विषय एवं संबंधित अनुच्छेद, तो ये पहले ही कराया जा चुका है, फिर भी ये देख लीजिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104 के अंतर्गत आता है। भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। भाग 4 इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। भाग 4 क मूल कर्तव्य इसमें आता है और भाग 4 क में 51 क। भाग 5 में देखते हैं, इसमें संघ सरकार है और ये 52 से लेके 151 तक वर्णन है इसका। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 देखते हैं, राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 तक। फिर देखते हैं भाग 9, ये पंचायत है, अनुच्छेद 243 स से ण तक। फिर से देख लीजिए, भाग 9 पंचायत इसके अंतर्गत सम्मिलित है और अनुच्छेद 243 से 243 ण तक सम्मिलित है इसमें। भाग 9 क में नगर पालिका आती है और अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक का वर्णन है। आगे देखते हैं भाग 11, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 तक अनुच्छेद इसमें आता है। भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक आता है। भाग 16 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में विशेष उपबंध करता है और अनुच्छेद 330 से 342 तक इसका वर्णन है। अब देखते हैं भाग 17 में राजभाषा है और ये 343 से 351 तक इसमें वर्णित है। भाग 18 देखते हैं, भाग 18 आपात उपबंध का है और इसमें 352 से 360 तक आता है। भाग 20 संविधान संशोधन संबंधित है, अनुच्छेद 368 इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं विविध में लोकसभा, विविध में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। भारत में स्थानीय सुशासन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन, स्थानीय सुशासन, भारत में स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है इनको, और शहरी स्थानीय सुशासन और पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय सुशासन एक तो होता है पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा शहरी शासन। अब देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसने पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है।
पंचायती राज का शिल्पी बलवंत राय मेहता समिति 1957 को कहा जाता है। इसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी, जो कि आज लागू है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया और पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान 243 घ 3 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई 24 अप्रैल 1993 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ऋण तक आता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर के राजस्थान में किया गया था। आगे देखते हैं अन्य समितियां। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अन्य समितियां में अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित की गई थी, जेवी राव समिति, जेवीके राव समिति 1985 में गठित की गई थी, एलएम सिंघवी समिति 1986 में, पीके थुंगन समिति 1988 में गठित की गई थी। अब ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिए। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता ने दिया था। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा? जीवीके राव समिति ने कहा था। सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देख लेते हैं अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो तीनों स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद, इसमें गठन इसका कैसे होता है। तो जो ग्राम पंचायत है ना, इसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। तो ग्राम पंचायत की प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शहरी स्थानीय निकाय। इसका संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको प्रदान किया गया और संविधान में भाग 9 क को जोड़ दिया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? स्थानीय निकाय से, शासन से। अब इसमें भी देख लेते हैं इसका स्तर त्रिस्तरीय इसका भी है। तो कैसे है? तो पहले नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम होता है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ 1 जून 1993 से। याद रखिएगा, 1 जून 1993 से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी है। संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ तक है। भारत में शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार के हैं। आगे देख लेते हैं शहरी स्थानीय शासन के प्रकार। ये जो 8 प्रकार के हैं उनको देख लेते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्यास पत्तन और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधोलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है। तो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला कहता है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर कुल लोकसभा की सीटों में से कम 2%, आधे से अधिक विभिन्न को एक माना जाएगा, 2% सीटें जीतती है। ठीक है, आगे देखते हैं। या तो उस पार्टी के प्रत्याशी को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हों, तब भी उसे राष्ट्रीय दल माना जाएगा। या यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है, तब भी उसे राष्ट्रीय दल माना जाएगा। अब देख लेते हैं इधर राज्य स्तरीय दल की मान्यता। तो राज्य इसका भी देखिए चुनाव चिन्ह और
आदेश ये 1968 के तहत है। इसके अनुसार भी निम्न शर्तों को पूरा करना है। तो शर्तें कौन कौन सी हैं सीधे देख लेते हैं। उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में न्यूनतम 3% या न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक हो प्राप्त हो, या फिर उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट या राज्य के लिए निर्धारित संख्या का भाग प्राप्त हो। फिर से सुन लीजिए। उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्यसभा में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखते हैं। या फिर उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हुए हों। यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधित प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान है। इसी में राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को वर्ष 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इन राष्ट्रीय दलों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा जिसको कहते हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बहनजी वाली, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको भाकपा कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मकपा और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी बहन जी हैं मायावती जी, बसपा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये लोकसभा में 11 मई 2005 को पारित हुआ, राज्यसभा में 12 मई 2005 को और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 12 अक्टूबर 2005 है। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त ये देश के समस्त भाग में प्रभावी हो गई। जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भी ये लागू हो गई। ठीक है ना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा मांगे जाने वाले कारणों को देना आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, यह मद्रास उच्च न्यायालय सितंबर 2014 में कहा। सूचना का अधिकार अधिनियम उद्देश्य इसका क्या है? सार्वजनिक पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना। फिर से सुन लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना। अब सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है नौकरशाही में उत्तरदायित्व और मनोभाव बढ़ाने में। साथ ही सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार है ये। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अभिन्न अंग भी माना गया है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। अब आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। तो आरटीआई सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक है। आरटीआई के दायरे में शामिल है भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है
विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका देखते हैं, विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार को विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा किया गया था। सूचना का अधिकार मजदूरों ने मांगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल किया गया। अनुच्छेद 19(1)(a) के वर्णित वाग एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद द्वारा। आगे देखते हैं, वर्ष 1966 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून सौंपा। जस्टिस पीबी सामंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित है एचडी सौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट में। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार के अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु वर्ष 1997 में। अब देखते हैं, इसको फिर से देख लीजिए, वर्ष 2005, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2005 में आरटीआई राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु केंद्र ने लागू नहीं किया था, उससे पहले ही तमिलनाडु ने लागू कर दिया था। आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। सूचना के अधिकार में शामिल है कार्य दस्तावेज अभिलेखों का निरीक्षण करना और दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, साथ ही सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कॉन्सेप्ट, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्राप्त करना। प्रत्येक प्राधिकार के तहत एक जन सूचना अधिकारी पीआईओ की नियुक्ति का प्रावधान है और सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना पीआईओ का दायित्व है। मांगी गई सूचना कि व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने के 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। आगे देख लेते हैं, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती शामिल हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद और प्रावधान। तो अनुच्छेद 17 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। और अनुच्छेद 20 अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का उपबंध करता है। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 में साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन का चर्चा करता है। विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव अनुच्छेद 169 के तहत। और 350 का ये शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शामिल करने की बात करता है। अनुच्छेद 344 राजकीय भाषा आयोग 1955 में बीजी खेर। अनुच्छेद 43 मनरेगा से संबंधित है। अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय एससी आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 338 एससी आयोग, अनुच्छेद 338 का एसटी आयोग और अनुच्छेद 330 ये लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 32 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। 30 करता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और अनुच्छेद 32 ये राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, लोकसभा में 30 और राज्य विधानसभा में 332। आगे देखते हैं समितियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। आयंगर रिपोर्ट ये संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से संबंधित थी। राजमंदार आयोग ये आईएएस और आईपीएस पद की समाप्ति करने की सिफारिश से संबंधित है। एमएन
चलैया ये संविधान समीक्षा आयोग से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति ये निर्वाचन संबंधों से संबंधित है। फिर से सुन लीजिए, दिनेश गोस्वामी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनेश गोस्वामी समिति ये निर्वाचन सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति। अगला है गोलकनाथ केस, ये उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संसद में संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था, गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने। और अगला देखते हैं, संबंधित व्यक्ति और महत्वपूर्ण कथन। भारतीय संघवाद, सहकारी संघवाद, ये जी जॉनस्टन ने कहा। केसी वेयर ने भारत अर्धसंघीय राज्य है ऐसा कहा। हृदयनाथ कुंजरू ने राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है कहा। आगे देख लेते हैं 30 जनवरी 1900, अब इधर वर्ष लिखा है, घटनाएं हैं, देख लेते हैं कौन सी घटनाएं कब हुई। तो 30 जनवरी 1990 को SC एंड ST अत्याचार अधिनियम 1989 लागू किया गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार परियोजना। 1987 में भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय। 1987 भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय। 1953 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1993 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1993। 1986 में बाल मजदूर और 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आगे देखते हैं पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भाग 9 अनुसूची 10 अनुसूची 11 24 अप्रैल 1993 से लागू। 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और 11वीं अनुसूची में 29 विषय इसमें सम्मिलित हैं। सांसद जिला परिषद के सदस्य होते हैं इसमें। अनुच्छेद 243 देखते हैं। अनुच्छेद 243 ग्राम सभा पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना और स्थानों का आरक्षण का प्रावधान करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के संबंध में। आगे देखते हैं ई पंचायतों की अवधि। ये ई जो है ना 243 A B C D यही है, आप 243 से जोड़ते रहिएगा। 243 A, 243 B, 243 C, 243 D इस तरीके से। तो 243 ई पंचायतों की अवधि पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 243 F सदस्यों की निहरता 21 वर्ष। और जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। और 243 पंचायतों की कर उगाही की शक्ति और उसकी निधियों का प्रावधान करता है। आगे देखते हैं आई वित्त आयोग के गठन का बात करता है, 243 आई। आगे देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। तो प्रथम संशोधन देखते हैं 1991 में संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया इसमें, और इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर रख दिया गया इसको। और 7वां संशोधन अधिनियम 1956, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित कर दिया गया। ठीक है ना, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 था। और 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसमें दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसमें राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन को उपर्युक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा प्रावधान किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा, दमन द्वीप भारतीय संघ में शामिल किए गए 1962 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ऐसा वर्णन किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। तो 525 से 545 31वें संविधान संशोधन में किया गया। 31वां संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्राप्त करता है। और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। और संपत्ति के अधिकार को
प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर और इससे विधिक अधिकार का दर्जा इसी संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 44वें की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के मामलों में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था किया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 58वां देखते हैं, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, ये संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है। आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1988, 61वां संविधान संशोधन 1988, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ये 69 भी इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया और इसके अलावा दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई दिल्ली के लिए। आगे देखते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संसद के संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन 1992, संविधान के भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई, मतलब 2026 तक के लिए यथास्थिति 1971 के आधार पर बना दी गई 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही 51 के तहत इसी संबंधित 11वां मूल कर्तव्य इसी में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। इसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं 51वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि कुल लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती और 12 से भी कम भी नहीं हो सकती। अब देखते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें भी देख लेते हैं। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9ख भी जोड़ा गया। किसके तहत? 97वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015, यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य हस्ताक्षरित भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संबंधित प्रावधान शामिल है। 101 में जीएसटी, पैसे संबंधित 101 रुपए देते हैं तो जीएसटी 101। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 102वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 ईडब्ल्यूएस, 103 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं 104 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, यह लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा राज्य विधानसभा में नाम निर्देश द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधित उपबंध का समापन। ठीक है, अब राष्ट्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह देख लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, चुनाव चिन्ह नहीं पूछेगा, लेकिन फिर देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, बीजेपी कमल, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी हाथी, असम को छोड़कर, असम में कुछ और। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई हसिया और बाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हसिया, हथौड़ा और तारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, अखिल भारतीय तृणमूल बहनजी, ये जोड़ा फूल है लेकिन है सिंगल ही, नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक। चलिए, इसी के साथ आपका घटना चक्र फ्लो चार्ट नोट्स में पॉलिटी कंप्लीट होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा चुका है। अब जैसे ही आपकी अगली सीरीज आती है मार्केट में, वो भी आपको मिल जाएगी।
आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी एनर्जी मिले और हम आपके लिए ला सकें। चलिए।